हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है जुडिशरी आईक्यू के प्लेटफ़ॉर्म पे। साल 2024 अंत हो चुका है। 2025 एक अच्छी शुरुआत से आ रही है। मगर साल 2024 में हुए गए लैंडमार्क केसेस आपके 2025 के आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएँगे। तो आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो टॉप 10 जजमेंट्स जो साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, इसके ऊपर है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और इन दसों केस लॉ के नाम अपने कॉपी में पहले पन्ने या कहीं पे भी दसों के नाम लिख लीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इस केस में बताए जाएंगे उन्हें आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में जो पीडीएफ के ऊपर जहाँ पे 10 केस लॉ 10 लैंडमार्क जजमेंट्स की हम बात करेंगे, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करिएगा जुडिशरी बाय अमित। टेलीग्राम पे सर्च करते ही आपको जो ग्रुप मिलेगा जुडिशरी बाय अमित पे, वहां पे जाके आप जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं भी कर पाते हैं तो वीडियो को देखते हुए पॉज करके लिख लीजिए। मुश्किल से 15 मिनट का समय लगेगा, बट आपका आने वाला साल में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। चलिए तो देखते हैं 2024 में केस लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है उसमें क्या है। तो सीधा केस लॉ पे चलते हैं। केस लॉ में कहा जाएगा, सबसे पहला केस लॉ आप देख सकते हैं जो कि आपके सामने यहां पे है, दैट इज पहला केस लॉ देखा जाए। ये केस लॉ किसके रिगार्ड में, तो कहता है टॉप 10 लैंडमार्क केसेस ऑफ 2024, साल 2024। तो ये सबसे पहला जो केस है ये बिल्किस बानो से रिलेटेड है। इसे जूम इन कर लिया जाए, थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। यस, चलिए देखिए पहला केस लॉ। पहला केस लॉ देखिए यहाँ पे क्या है। पहला केस लॉ है विड्रॉल ऑफ रेमिशन ग्रांटेड टू बिल्किस बानो कॉन्वेक्ट। बिल्किस बानो ये एक लैंडमार्क केस भी है, विटनेस के ऊपर, विटनेसेस के ऊपर एक लैंडमार्क केस है बिल्किस बानो का केस, जहां पे बात आती है साल 2002 की गुजरात राइट की। जजमेंट जिसने क्वॉश कर दिया गुजरात गवर्नमेंट के ऑर्डर को, जहां पे 11 कन्विक्ट, बिल्किस बानो केस में 11 कन्विक्ट को वहां पे छोड़ दिया गया था। अब उसे हमने क्या कर दिया, क्वॉश कर दिया है। उस पूरे रिपोर्ट को, उस पूरे ऑर्डर को क्वॉश कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2024 में। कन्विक्ट को सजा हुई थी आजीवन कारावास की, सेंटेंस फॉर लाइफ, और गैंग रेप की सजा हुई थी, गैंग रेप और मर्डर की, बानो की फैमिली की। जो बिल्किस बानो है वो एक विटनेस थी जो बच गई थी लक बाई चांस, और उनकी जो फैमिली थी उनको उनके सामने मार दिया गया था, गैंग रेप हुआ था। अब अब गुजरात के सरकार के द्वारा उन 11 कन्विक्ट्स को छोड़ दिया गया था, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया है। ये एक ऐसा क्राइम है जिसने पूरे लार्ज सेक्शन ऑफ नेशन, पूरे देश को हिला के रख दिया था। नोटेबली द कन्विक्ट वाज सेंटेंस इन मुंबई, मुंबई में उनको सेंटेंसिंग हुई है, जिससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है कंसिडर करने के लिए कि उन्हें रेमिशन देना है या नहीं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि उन्हें रेमिशन दिया जाएगा या नहीं। जजमेंट में क्या बोला गया देखा जाए। द जजमेंट सजेस्ट दैट गुजरात गवर्नमेंट वाज अवेयर ऑफ कन्विक्ट, उन्हें पता था कन्विक्ट के बारे में, उनके मिसचीफ के बारे में, टू द रॉन्ग गवर्नमेंट, और उन्होंने जानबूझकर इसे क्या किया है, महाराष्ट्र में इसे सेंड कर दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने। जजमेंट पुट ऑन रिकॉर्ड दैट गुजरात गवर्नमेंट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रही है, एक्टेड इन टैंडम, मतलब इन टैंडम विद कन्विक्ट, मतलब कन्विक्ट के फेवर में काम कर रही थी। जस्टिस बीवी नागरत्न के ओपिनियन में यह कहा गया कि रेमिशन एप्लीकेशन कैन ओनली बी कंसिडर्ड अगर कन्विक्ट जो है रेस्पेक्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ को। हम उन्हें तभी छोड़ेंगे जब वो लॉ की इज्जत करते हो। Further, the judgment stated, although the decision to release convict rests in administrative domain, court had authority to quash remission order. तो यहाँ पे ये कहा गया कि भले ही सरकार के पास ऑप्शन है कि वो रेमिट कर दे, छोड़ दे, मगर हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास एक अबव अथॉरिटी है, जहां पे सरकार के उस डिसीजन को भी क्वॉश किया जा सकता है।
तो सरकार ने उन्हें छोड़ दिया और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपका जो ऑर्डर ये गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई छोटा मोटा क्राइम तो किया नहीं, मर्डर किया है, गैंग रेप किया है, 2002 के गुजरात के दंगों में इनका हाथ था, और आज के समय आप इन्हें छोड़ देते हैं, तो वी विल नॉट अलाउ दैट। ऑन दैट रीजन ये भी कहा गया कि जो कन्विक्ट है ये आज भी रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो अब किस पनाह पे इन्हें छोड़ेंगे? ये सारे मुद्दे, ये पहला केस था। केस का नाम याद रखिएगा, केस का नाम है बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2 जज की बेंच बैठी थी यहाँ पे। अब आते दूसरे केस की ओर। दूसरे केस में वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात आती है, जिसका केस का नाम याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 5 जजेस की बेंच बैठी थी। अब इस केस है क्या? ये केस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर है। 2024 के लोकसभा से पहले 5 जज की बेंच बैठी थी, जिन्होंने 2018 के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को हटा दिया, क्वॉश कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अलाउ करता है कॉरपोरेशन को, इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशन को कि वो डोनेट कर सकते हैं पैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एनोनिमसली, मतलब जितने पैसे देना दो, कोई इसका ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। 15 फरवरी 2024 को कोर्ट ने यूनिनामसली हेल्ड किया कि जो वोटर्स हैं, जो वोट देते हैं, यानी कि आप और मैं, हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन है, ताकि हमें पता चल सके कि पार्टी को पैसे कहां से आ रहे हैं। कोर्ट ने देखा कि 2018 का जो ये स्कीम है ये फुल प्रूफ है और फुलफिल नहीं करता है यूनियन के जस्टिफिकेशन, जहां पे डोनर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। इन अ बूस्ट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इमीडिएटली आप रोक दीजिए बॉन्ड सेल्स को, और आस्क किया है इलेक्शन कमीशन को और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि पब्लिकली बताइए कि कितने पैसे कहां से आए हैं। ये बात क्लियरली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देखिए, साथ ही साथ सिटीजन, जर्नलिस्ट एंड रिसर्चर, क्या है देखा जाए। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि सिटीजन, जर्नलिस्ट और रिसर्चर ने पूरा डेटा को देखा और उनसे कनेक्शन देखा कि डोनेशन के जो पैसे आते हैं जाते कहाँ है, और उनको ये पता चला कि ये सब प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट टेंडर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए, और ये सारे इलीगल काम में यूज हो रहे थे। अगस्त में हाउएवर कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बनाएंगे इन एलिगेशंस को चेक करने के लिए। तो चलो भाई कोई बात नहीं, हम एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तो नहीं बनाते, मगर जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कीम है इसे हम रोक देते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट केस आता है, थर्ड केस, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ ईडी। आपको पता ही होगा अरविंद केजरीवाल बहुत समय से जेल में भी थे, क्योंकि लिकर पॉलिसी के केस में, जहां पे लिकर पॉलिसी आई थी, याद होगा आपको, साल 2022 में, मुझे जहां तक याद है, ये लिकर पॉलिसी आई थी जहां पे शराब बहुत कम दाम पे मिल रहा था दिल्ली में। अब देखिए क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल को बेल के लिए गए, वो कहां पे, पीएमएलए के अगेंस्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की जाती है, बट बेल के लिए उस स्ट्रिक्टनेस को कम किया गया। केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, जहां पे उन पे इल्जाम लगाया गया कि दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में उनका नाम था। उन्हें फिर से अरेस्ट किया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, क्योंकि करप्शन चार्जेस लगे थे सेम स्कैम में। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि केजरीवाल ने काफी सफर कर लिया है, काफी समय से ये जेल में ही है, और उनका ट्रायल इस केस में अभी चालू होने तक नहीं दिख रहा है कि अभी ट्रायल कब स्टार्ट होगा। फोर्सिबल फ्यूचर तक पता नहीं कब तक स्टार्ट होगा। इस बेसिस पे उन्हें बेल दे दिया गया। कोर्ट का डिसीजन सीम टू ओपन द डोर्स फॉर रिलीज ऑफ अदर इनकार्सरेटेड ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स। मनीष सिसोदिया को भी निकालने की बात आई, के कविता, वी सेंथिल बालाजी, इन्हें भी बेल की बात आने लगी। Many of subsequent order to refer to delay in commencement of trial. More than once the court reiterated the maxim. इस maxim का नाम आपने सुना जरूर होगा। ये maxim कहता है कि bail is the rule, jail is an exception. bail एक कानून है, bail रूल है, और जेल अगर डाल रहे हो तो ये एक्सेप्शन है।
इस कॉन्टेक्स्ट में these developments suggested that a court has come a long way since विजय मंदन लाल जुलाई 2022 केस, जहां पे अपहेल्ड किया था कि ऑनरस बेल कंडीशन अंडर द पीएमएलए। केजरीवाल केस में भी ओपन किया है न्यू एस्पेक्ट, जहां पे बेल की बात आती है और अरेस्ट पीएमएलए के अंदर आती है, जहां पे नीड एंड नेसेसिटी पे उन्हें बेल दिया गया। क्या? नीड एंड नेसेसिटी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पीएमएलए केस में बेल के लिए नीड एंड नेसेसिटी का ऑप्शन लगाया गया था कोर्ट के द्वारा। किस केस में? तो अरविंद केजरीवाल के केस में हुआ था, ये याद रखिएगा। चौथा केस है सब क्लासिफिकेशन के ऊपर, जहां पे पोटेंशियली फार रीचिंग जजमेंट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दाविंदर सिंह, जहां पे कहा गया 7 जजेस बेंच के द्वारा, कितना? 7 जज की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने कहा कि स्टेट के पास पावर है कि उस सब क्लासिफिकेशन कर सकती है रिजर्व शेड्यूल कास्ट और रिजर्व शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में। 6:1 रेशियो में, 6:1 रेशियो में बेंच ने, जहां पे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे, उन्होंने ईवी चिनैया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को ओवरटर्न कर दिया। सीधा क्वेश्चन आएगा कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दाविंदर सिंह ने किस केस को ओवरटर्न किया? तो याद रखिए, ईवी चिनैया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साल 2004। मेजॉरिटी ने यह कहा कि सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल है ताकि सब्सटैंटिव इक्वालिटी हो सके। क्यों है? ताकि सब्सटैंटिव इक्वालिटी हो सके। ये देखा गया है कि अलग अलग कम्युनिटी होती है एससी एसटी में, जिन्हें अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। बेंच ने कहा, हाउएवर हेल्ड दैट जो भी लॉ सब क्लासिफिकेशन करेगी उसे जुडिशियल रिव्यू के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। तो अगर कोई ऐसा सब क्लासिफिकेशन किया गया है जो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है या आर्बिट्ररी है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर से उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू करेगी। तो जुडिशियल रिव्यू अभी भी वैलिडेट करता है और एम्पेरिकल एविडेंस के ऊपर ही आप सब क्लासिफिकेशन करिएगा, ये बात कहता है चौथे केस में। ठीक है, अब किन लोगों ने ये कर दिया है देखिए जाए। तो कहता है स्टेट गवर्नमेंट इंडिकेटेड दैट दे वर कीन टू एडवांस। जैसे कि हरियाणा वो पहला स्टेट है जहां पे जजमेंट के कुछ समय के बाद नायब सिंह सैनी, जो बीजेपी गवर्नमेंट के लीडर है, उन्होंने शेड्यूल कास्ट कमीशन रिपोर्ट बनाई है, जिसके तहत 10% सब कोटा देने की बात की गई है डिप्राइव्ड एससी की। मतलब एससी में भी डिप्राइव्ड एससी को 10% कोटा देंगे। इसी महीने फिर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने भी ऐसा ही हिंट दिया है। तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि अब इस जजमेंट के बाद बहुत सारे स्टेट के पास पावर आ गया है कि एससी एसटी को जितना रिजर्वेशन दे रहे थे, हम उसमें भी बांटेंगे कि जो एससी एसटी को जरूरत है, जो बहुत डिप्राइव्ड है, उन्हें हम ज्यादा रिजर्वेशन दें। ये केस आपको याद रखना चाहिए। केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दाविंदर सिंह। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दाविंदर सिंह। किस केस को ओवरटर्न किया है? ईवी चिनैया के केस को, साल 2004 के। अब आ जाइए पांचवें केस की ओर। पांचवा केस क्या कहता है देखा जाए। तो पांचवा केस है टैक्सेशन के ऊपर, माइंस, मिनरल और रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे। याद रखिएगा कि मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर था, और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ललता प्रसाद वैश, ये आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर था। दोनों में 9 जज की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में। 9 जज की बेंच बैठी है, जहां पे उन्होंने बात की है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो स्टेट और यूनियन के बीच के जो दरार है, जो पावर का कंकरेंस है, उसके ऊपर डिसीजन देने के लिए 9 जज की बेंच बैठी। पहले तो मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में 8:1 रेशियो, मतलब 8 ने हाँ कहा, 1 ने ना कहा, मेजॉरिटी के साथ हेल्ड किया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है माइंस और मिनरल्स के लिए, मगर उतना ही जितना में वो स्टेट के पावर का उल्लंघन ना करे। ललता प्रसाद केस में भी सिमिलर मेजॉरिटी ने यही बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फाउंड किया कि यूनियन के पास पावर है लिस्ट 1 के तहत 7th शेड्यूल में, बट उस पावर को यूज करके आप लिस्ट 2 स्टेट के पावर को दबा नहीं सकते। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रेगुलेट करने का इंडस्ट्रियल अल्कोहल को। यह बात यहां पे कही गई। उसके अलावा आगे आ जाइए। दोनों केसेस में विच आर सीन एज अ शॉट इन द आर्म फॉर द स्टेट ऑटोनॉमी, जहां पे सीधा
स्टेट के पावर पे रोक लगाई गई है, मेजॉरिटी ने फाउंड किया कि क्लियर डिवीजन होता है लेजिस्लेटिव पावर में, स्टेट और सेंटर के बीच में एक डिफरेंस है और उसे मेंटेन करना इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है। उन्होंने ये भी स्ट्रेस किया कि इंपॉर्टेंस है इंटरप्रिटेशन ऑफ टू लिस्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2 का इंटरप्रिटेशन करना बहुत जरूरी है, और स्टेट की लॉ पावर्स हम नैरोली नहीं देख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली जस्टिस नागरत्ना ने डिसेंड किया है और एक्सप्रेस किया है सिमिलर कंसर्न बोथ केसेस में। दोनों जगह उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा 8-9 जज की बेंच थी, जिसमें 8 ने कहा हाँ कि पार्लियामेंट के पास पावर है बदलाव करने का, बट जो लॉ ला सकती है पार्लियामेंट, वो स्टेट के पावर से इंटरवीन नहीं करेगी, उसको कंकरेंट नहीं करेगी, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी। बट यही पे जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने मना किया, जो 9 में से एक जो जज है जो डिसेंट कर रही है, उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम है जस्टिस नागरत्ना। उनका कहना था कि यूनियन के पास कंट्रोल है क्रिटिकल सब्जेक्ट का, जैसे मिनरल का, इंडस्ट्रियल अल्कोहल का, एंड अलाउड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन दैट विल प्रिवेंट अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हमें सेंटर को ही पावर देना चाहिए ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अनइवेंटली ना होने दे और डिस्करेज करे इंटर स्टेट राइवलरीज को, ताकि दूसरे दो स्टेट के बीच में राइवलरी भी ना हो। इट इज ऑल इंपॉर्टेंट दैट दिस एडिफिस इज नॉट डिसलॉज्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग टू डायनामिकली इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे यही कहा गया कि इस लॉजिक को हम संविधान को इंटरप्रेट करने में नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे इनका कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस केस का नाम याद रखिए, दोनों केसेस क्या है, केस है मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और दूसरा केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ललता प्रसाद वैश। अब आ जाइए पांचवें केस पे। पांचवा केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां पे कहता है कि अगर कोई व्यक्ति के पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखा भी है, देख रहा हो, ये सब तो बात अलग है, पोजेस भी करता है, तो ये पॉक्सो में पनिशेबल है। केस का नाम क्या है? केस का नाम है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीश। दो जजेस की बेंच यहां पे बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जहां पे जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीश की बात आती है, 24 सितंबर 2024 को पास किया गया, जहां पे इंडिया को अब जुरिसडिक्शन दिया गया है, जहां पे वो एक्सप्लिसिटली क्रिमिनलाइज कर देगा अगर कोई देखता है, रखता है या पोजेस करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को। यहाँ पे जजमेंट में जेबी पर्दीवाला, ऑनरेबल जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने ऑब्जेक्शन किया है टू द यूज ऑफ फॉर्मल कंटेक्स्ट। उनका कहना है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी आप शब्द यूज मत करिए, आप यूज करिए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल, जिसे सीसिम का भी नाम दिया गया, सीसेम का भी नाम याद दिया गया। हाईकोर्ट के पास हमेशा से प्रॉब्लम आ रही थी इस इशू पे कि अगर किसी के पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी या तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटिव मटेरियल उसके फोन लैपटॉप में है, तो क्या हम उसे पॉक्सो में सजा दे सकते हैं। अब इस बात की क्लैरिटी आ गई है जब जस्टिस पर्दीवाला अलोंग साइड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने क्लैरिफाई किया कि धारा 15 पॉक्सो एक्ट कहता है, धारा 15 पॉक्सो एक्ट कहता है कि अगर पोजेशन भी होगा और आपने डिलीट या डिस्ट्रॉय नहीं किया है, तो ये माना जाएगा कि आपने उस चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इसीलिए अपने पास रखा है ताकि आप उसे क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और डिस्ट्रीब्यूशन को हम पनिश करते हैं। साथ ही साथ यहां पे सेफ हार्बर क्लॉज अंडर सेक्शन 79 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं लगेगा, जिसके तहत बचाया जाता था। मतलब मान लो एक आदमी है जिसने वीडियो बनाया, अब वीडियो को स्प्रेड हुआ एक के पास, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 100 लोगों के पास, और जो 100वें आदमी के पास वो वीडियो पाई गई, आपने क्या किया, जो सोर्स है उसे सजा दी, और जो 100वां आदमी है जिसके पास वो वीडियो पाई गई उसे सजा दी। बीच के जो 99 लोग हैं उन्हें कोई सजा नहीं होती है। तो ये इम्यूनिटी कहां पे दी गई है? ये सेक्शन 79 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत यहाँ पे इम्यूनिटी दी जा रही थी। बट कहते हैं कि ये सेक्शन 79 चाइल्ड पोर्नोग्राफी में नहीं लगेगा। अगर इंटरमीडियरी एक्सपीडिशली उस मटेरियल को डाउन कर देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन के बाद, तो उनका सेफ हार्बर प्रोटेक्शन भी लैप्स कर जाता है। जजमेंट को एक बेटर पिल की तरह सॉल्व किया गया है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स में, जिसका हाईलाइट किया गया है प्रैक्टिकल चैलेंजेस, जहां पे इस जजमेंट को कंप्लाई करने की बात करते हैं।
तो अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी किसी के पास पोजेशन में भी है तो भाई साहब सजा होगी। अब आता है वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, जिसमें असम अकॉर्ड की बात आती है। केस का नाम है इन रे सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। इस केस में क्वेश्चन किया गया है धारा 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, जहां पे इंप्लीमेंट किया गया था असम अकॉर्ड 1985 का। ये कहता है कि आर्टिकल 11, 14, 29, 326, 355 को वायलेट करता है। इस अकॉर्ड के तहत ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति लिबरेशन वॉर, मतलब जो भी व्यक्ति 1971 24 मार्च 1971 से जो भी व्यक्ति बांग्लादेश से इंडिया में आ चुके हैं, उन सभी को हम सिटीजनशिप देते हैं। ये बात कही गई। अब ये जो जजमेंट है ये अपहेल्ड करता है 6A को 4:1 मेजॉरिटी से, जहां पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि उनका कहना है कि अगर बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर के बाद असम में आ जाते हैं तो असम के कल्चर को खतरा होगा, असम के कल्चर को खतरा होगा एक्सटर्नल अग्रेशन से। मेजॉरिटी ने एक्नॉलेज किया कि असम की एक अपनी आइडेंटिटी है और एम्फसाइज किया कि असम का कल्चर नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन से कोई भी हिट नहीं होने वाला है। However, the majority judgment fell short of expectation of constituencies, native Assamese who wish for cut-off date for citizenship to be pushed back 2 more decades. असमीज का कहना था कि 1951 से आप काउंट करिए। This case exemplifies a deeper tension इंडिया की डेमोक्रेसी से। चैलेंज ऑफ एकोमोडेशन को रखेंगे कहाँ? इतने लोगों को, जो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है, उन्हें रखिएगा कैसे? और असम के कल्चर, लिंग्विस्टिक, एथनिक को बचाओगे कैसे? इसके ऊपर एक बहुत अहम केस लॉ ये माना जाता है। इस केस का नाम क्या है? इन रे सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। 5 जज की बेंच बैठी थी। अब आते हैं 8वें केस की ओर। प्राइवेट प्रॉपर्टी एक मटेरियल रिसोर्स है। प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 9 जज की बेंच बैठी थी। एक संवैधानिक बेंच बैठी है जो कि लॉन्गेस्ट पेंडिंग केस के ऊपर बात हो रही है। इस केस में आर्टिकल 31C एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में बात किया है। कहता है कि मिनर्वा मिल्स केस के बाद भी, मिनर्वा मिल्स केस 1980 आने के बाद भी आर्टिकल 31C एग्जिस्ट करता है। इस केस में कहा क्या गया, इसे देखते हैं। इस केस में कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी है, मतलब मेरा घर प्राइवेट ओनली प्रॉपर्टी है, वो भी मटेरियल रिसोर्स माना जाएगा कम्युनिटी का। अंडर आर्टिकल 39B डीपीएसपी के तहत वो कम्युनिटी का भी मटेरियल रिसोर्स माना जाएगा। मेरी प्रॉपर्टी कम्युनिटी की भी मानी जाएगी। नवंबर 5, 2024 को 9 जज की बेंच बैठी जिन्होंने डिसाइड किया कि आर्टिकल 31C आज भी चल रहा है। इस प्रोविजन के तहत बचाया जा रहा है डीपीएसपी आर्टिकल 39B को, जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कहा जा रहा था कि होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब कोई भी लॉ जो भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल को प्रमोट करता है 39B और C में, उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते कि जनाब ये मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है। तो अगर आर्टिकल 39B एंड C डीपीएसपी के तहत अगर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट कोई नया लॉ आया है और वो लॉ मान लीजिए किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज करता है, तो हम बोलेंगे कि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करता है। 8:1 मेजॉरिटी के साथ जो जजेस हैं उन्होंने ये भी हेल्ड किया कि प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी जो होगा मटेरियल रिसोर्स होगा कम्युनिटी का। कहां पे? आर्टिकल 39B के तहत। मेजॉरिटी लेड बाय चंद्रचूड़ साहब। रीजन, उन्होंने क्या रीजन दी ये समझिएगा। उनका रीजन ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एक मटेरियल रिसोर्स हो सकता है अगर ये कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जैसे अवेलेबिलिटी, नेशनलाइजेशन, एक्विजिशन एटसेट्रा। अगर कोर्ट ने हेल्ड किया है कि सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्स है कम्युनिटी के, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब का कहना था कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे कंडीशन लगाए गए कि किन कंडीशन में आपकी मेरी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसे हम कम्युनिटी का मटेरियल रिसोर्स मान सकते हैं। तो वहां पे अवेलेबिलिटी, नेशनलाइजेशन, एक्विजिशन जैसे क्राइटेरिया को चेक किया जाता है। अब आते हैं हम आखिरी केस लॉ के ऊपर जिसका नाम है, नहीं 9th केस लॉ के ऊपर, जो है
माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ एएमयू, ये भी जरूरी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नारिश अग्रवाल का ये केस है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 57 इयर्स पुराना अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस को ओवर रूल कर दिया है। 57 साल पहले 1967 में एक केस आया था, जिस केस के तहत ये माना गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है आर्टिकल 30 के अंदर, और ये स्टैब्लिश किया गया था यूनियन लेजिस्लेशन के द्वारा। अब 4:3 मेजॉरिटी में आज के केस में कोर्ट ने हेल्ड किया इनकॉर्पोरेशन के लीगल इंस्ट्रूमेंट कैन हैव अ माइनॉरिटी स्टेटस अगर जो फाउंडर है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के थी। उन्होंने ये भी कहा कि पैरामीटर देखना होगा कि माइनॉरिटी स्टेटस आप कैसे चेक करते हो। तो यहाँ पे एएमयू को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, अब हमने माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 75 साल में लेड ऑन सच इंडिकेटर, जहां पे पहली बार इंडिकेटर बताया है कि कौन से माइनॉरिटी स्टेटस के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे, पहली बार बोला गया है। The parameter will assist a smaller bench in determining whether AMU is a minority institution or not. उनका ये भी कहना है कि ये बाकी केसेस में भी अप्लाई होगा, जहां पे चेक करना है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आता है या नहीं। ये प्रेजेंट केस कोर्ट के पास पहुंचा जब एएमयू ने डिसाइड किया कि 50% वो सीट देगा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में बस मुस्लिम कैंडिडेट्स को। ये बात अब सुप्रीम कोर्ट में गई है, जहां पे ये देखा गया कि एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस में आता है। 10वां केस है गाइडलाइन टू कर्ब इलीगल बुलडोजर डेमोलिशन। ये याद रखिएगा, बुलडोजर डेमोलिशन, बुलडोजर से घर गिरा दो, बहुत सिंपल सा फंडा ये चालू हुआ था। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। क्या कहा? केस का नाम है इन रे डायरेक्शंस इन अ मैटर ऑफ डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर। 2 जज की बेंच। यहाँ पे 2 साल बाद जब मुस्लिम इंडिविजुअल जहांगीरपुरी कम्युनल वायलेंस में जो अक्यूज थे उनका घर गिरा दिया गया, कोर्ट ने इशू किया डायरेक्शन कि ऐसे डेमोलिशन को नेशन वाइड रोका जाए। सितंबर 2024 में बेंच ने इस मैटर को देखा और सुना, और सुनने के बाद उनका क्या कहना था, चलिए देखते हैं। सुनने के बाद उनका क्या कहना था, देखते हैं। सुनने के बाद उनका कहना था कि एक मुस्लिम ऑटो रिक्शा ड्राइवर का घर गिरा दिया गया क्योंकि उनके घर में उनका जो बेटा है उसने किसी हिंदू क्लासमेट को चाकू मार दिया था। मतलब उनका जो बेटा है किसी हिंदू को उसने चाकू मार दिया, तो उनका पूरा घर गिरा दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो बुलडोजर डेमोलिशन है ना, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। कौन सा फंडामेंटल राइट? तो कहता है राइट टू शेल्टर का, और सेपरेशन ऑफ पावर को डाइल्यूट करता है, और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ भी है। बेंच ने यह भी कहा कि कुछ प्रोसीजर गाइडलाइंस होनी चाहिए। पहली बात तो आप लिखित में नोटिस दीजिए कि आपके खिलाफ ऐसा होना चाहिए, ओनर को या ऑक्यूपायर को 15 दिन पहले कम से कम। फिर कलेक्टर्स को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लूप में रखिए कि इनका घर गिराने वाले हैं, डेमोलिशन करने वाले हैं, और उस नोटिस के बारे में बताइए भी। ये भी कहा गया कि ग्राउंड लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा अगर ये प्रोसीजर वायलेट होता है तो। ये भी कहा गया कि जो व्यक्ति ग्राउंड लेवल पे हैं, मतलब जो वहां पे काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्हें अपनी जेब से पैसा देना होगा अगर यहाँ पे वायलेशन होता है इस प्रोसीजर का। नोटिस दीजिए 15 दिन पहले, ओनर को, ऑक्यूपायर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताइए, कलेक्टर को बताइए, नोटिस के बारे में बताइए, फिर डेमोलिशन करिएगा। आप सीधा बुलडोजर उठा के घर गिरा दे रहे हो, दैट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। और इस डिसीजन से ये भी पता चला कि पिछले कुछ समय में 1.5 लाख घर को गिराया गया है और 7 लाख लोगों को घर से निकाला गया है, जिनमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी है? मुस्लिम्स की है। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 केस लॉ, जिसके बारे में अभी हमने बात की। ये हमारे 10 केस लॉ है जिनके बारे में अभी हमने बात की, जो कि साल 2024 के सबसे अहम है, जिसमें 2-3 केस लॉ ऐसे हैं जो कि पुराने केस लॉस को ओवरटर्न किया है, जैसे ईवी चिन्नैया वाला केस, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला केस। इनका नाम याद रखिएगा, कितने जजेस थे, कहीं 9 जज है, कहीं 7 है, कहीं 5 है, उन जजेस को याद रखिएगा। और डिसेंटिंग ओपिनियन किसका था ये भी याद रखिएगा।
इनसे रिलेटेड सवाल आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर आएंगे। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई हो और आपने सारी चीज़ें नोट भी किया हो। आपको इसकी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा जुडिशरी बाय अमित। क्या सर्च करेंगे? जुडिशरी, JUDICIARY, जुडिशरी बाय अमित। आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, वहां पे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। 10 के 10 केस लो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप में से जिन्हें भी जुड़ना है हैप्पी न्यू ईयर बैच से, उन्हें जुड़ने के लिए क्या करना है देख लीजिए। यहाँ पे नंबर है 8053022299 पे कॉल कर सकते हैं, या तो 76400300 पे कॉल करिएगा। 76400300 या तो 8053022299 पे कॉल करके आप बताइएगा कि आपको ये नंबर अमित आनंद सर ने दिया है, और आप अपना कोड याद रखिएगा। आपका कोड होगा Y707। ये कोड लगाने के बाद आपको मुझसे मेंटरशिप भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो मुलाकात होगी फिर आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए ख्याल। 10 के 10 केस लो याद कर लीजिएगा। 2024 के ये लैंडमार्क केसेस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम बातें कही हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 जरूरी है। चलिए तो ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे। जय हिंद।